नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी। बिना समय जी, गँवाए बात की शुरुआत करते हैं और शीतल सर, ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप लोग कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ले कर दिया है सर उन्होंने तो और सब सवालों के जवाब दे दिए। जी, जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इसलिए की क्योंकि कल ही बिहार में राहुल गांधी इसी सवाल को जमीन पे ले गए हैं लोगों के बीच। उनका अनाउंसमेंट पहले से था और इनका अनाउंसमेंट बाद में आया, लेकिन उसी दिन आया। कोशिश की गई और उसमें सफल भी रहे कि जो मीडिया है जो ऑलरेडी सरकार की सेवा में प्रस्तुत है, उसमें उसको हेडलाइन का बहाना मिल जाए कि साहब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम राहुल गांधी की कवरेज नहीं करेंगे। नहीं कर वैसे भी कहाँ करते हैं, वो राहुल गांधी ने जब पहले ये पर्दाफाश किया था तो उसकी भी कवरेज नहीं हुई थी। तो अब इस बहाने से कवरेज नहीं हुई। तो मूल उद्देश्य तो वो था। चूंकि ये जो इस समय सरकार है वो मीडिया सेवी बहुत है। मीडिया पर कंट्रोल, सूचनाओं पर कंट्रोल, सूचनाओं को एक दिशा में ले जाना, सूचनाओं का वेपनाइजेशन करना, और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह वेपनाइज्ड थी राहुल गांधी पर। और उन सवालों के जो सवाल हैं इससे उठे और उसके बाद भी उनके कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आए। एक बात को छोड़कर आप कह सकते हैं कि एक चीज सोलह से कि जिन लोगों के पास घर नहीं होते उन्हें वो जीरो इंगित कर देते हैं। हो सकता है कि इतनी सी बात उसमें महत्वपूर्ण हो। बाकी सारी बातचीत ऐसा लग रहा था कि वो भी एक प्रवक्ता है बीजेपी के, और एक प्रवक्ता की हैसियत से उन चीजों को काउंटर कर रहे हैं जो काउंटर बीजेपी करती है औसतन। किसी भी चीज को हल तक न पहुंचाना। एक अच्छी बात ये हुई कि वहां बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने वो सवाल पूछे जो सवाल जरूरी है और जिन सवालों को नेपथ्य में डालने के लिए ही ये सब कोशिश की गई थी। वो सवाल बड़े जोर से आए और उनके वीडियोज अब तैर रहे हैं और उनके कोई जवाब नहीं आए। हुँ, सबसे बड़ी बात तो यही हुई कि वो एक सवाल बहुत अच्छा एक पत्रकार ने पूछा कि साहब ये बताइए कि आप जो भी आपकी प्रणाली है, ये आधार में तो कम से कम इतना है कि बायोमेट्रिक्स वगैरह होती है, उसमें तकनीक का प्रयोग है, उसमें कंपैरेटिवली आप एक तरह से उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो भी चीजें आप लागू करते हैं उनको उस समय तो आप चेक करेंगे नहीं। एक मामले पे तो उन्होंने इतना फूहड़ जवाब दिया जिसको क्या जो चर्चा में भी है कि साहब सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं देंगे कि उसमें स्त्री बच्चे वगैरह रहते हैं, आपके घर की औरतें रहती। अरे भाई, कानून है कि 45 दिन तक तो आपको देना है। आपने सिर्फ ये कर लिया कि जो 180 दिन था उसको 45 दिन करा लिया। ये चालाकी कर ली सरकार, चूंकि आप और सरकार एक ही तरह का आचरण कर रहे हैं तो आप बना लेते हैं अपने पसंद के कानून। तो कानून ये है और आप जवाब क्या दे रहे हैं। लेकिन इससे सबसे ही लगा कि वो बहुत ही पार्टीजन है। उनका चुनाव ही एक पार्टीजन तरीके से हुआ है। कानून को इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें जो धारणा थी सुप्रीम कोर्ट की इस कानून को बनाने के मामले में, उस धारणा को एकदम उलट दिया गया है। ये तो अब सरकार ही तय कर सकती है किसको उसको बनाना है। और सरकार ने होम मिनिस्ट्री के एक अफसर को, अभी हाल में वो होम मिनिस्ट्री सर्व करके उसी मिनिस्टर के नीचे दूसरी मिनिस्ट्री में थे, और उनको बना दिया गया चुनाव आयुक्त। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ आप कह सकते हैं कि इसमें शंका की गुंजाइश नहीं। और मतलब शंका साफ है, सामने है। और इसलिए अब जब विपक्ष इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, जैसा आज चर्चा शुरू हो गई है, शायद खड़गे साहब के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई है इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं की, और उसमें इस तरह का विचार आया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये दूसरे होंगे इस तरह के पद पर। इसके पहले धनखड़ साहब के खिलाफ ये प्रस्ताव इस तरह से आया था। खारिज हो जाएंगे प्रस्ताव, ठीक है, क्योंकि उनमें जो संख्या की शर्त है कि 2/3 बहुमत होना चाहिए उनको पारित होने के लिए वहां पर। लेकिन इस तरह के प्रस्ताव आना एक इतिहास बन रहा है। बिल्कुल। 50 लोगों को उसमें दस्तखत करना है, वो तो कांग्रेस भी करा सकती है। तो इशू बनेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि जैसा हम लोगों ने 2009 के बाद देखा था, यूपीए 2 जब आया था, यूपीए 2 विदाउट लेफ्ट अकेले अपने दम पर सरकार में आ गया था। सहयोग लेना पड़ा था, लेकिन उसकी संख्या बढ़ गई थी, 200 पार कर गया था वो। कांग्रेस उस समय 200 पार कर गई थी, जो उसके पहले 140 150 के आसपास बीच में रहती थी। लेकिन उसके 1 डेढ़ साल बाद ही उसके खिलाफ तमाम तरह के असंतोष पैदा हुए और देश में फिर एक भारी आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जिसमें आरएसएस वगैरह सब ने अपना रोल किया और लोगों को लगा कि बड़ा जेन्युइन आंदोलन है, जैसे हमारे देश में 10-15 साल में खड़े हो बिल्कुल, जाया बिल्कुल। करते हैं।
सही बात। और उसके बाद कांग्रेस की सत्ता चली गई। इस बार भी यही हो रहा है कि 240 सीटों के साथ मोदी जी सरकार बनाने में तो सफल हो गए और सरकार उनकी टिकाऊ भी है, लेकिन उनके विरुद्ध जनता में असंतोष मुझे लग रहा है कि अब पनपने लगा है। ये सही है कि उनका जिस तरह से सूचनाओं पर नियंत्रण है, मीडिया पर जिस तरह से खासकर नियंत्रण है, मीडिया जिस तरह से उनके पक्ष में वेपनाइज्ड है और वो विपक्ष की हत्या करने में लगा रहता है, किसी भी किस्म के सवाल को दबाने में लगा रहता है, प्रवक्ता की तरह से उनके रोल करता है, बल्कि प्रवक्ता से आगे बढ़ के रोल करता आगे है। बढ़ अपनी अपनी सारी योग्यता को और अपनी सारी सामर्थ्य को सरकार की सेवा में प्रस्तुत किए रहता है। इसके बावजूद देश में डिसकंटेंट बढ़ रहा है। ये स्पष्ट है, चूंकि सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो बुरी तरह से असफल साबित हुई हैं। वो एक बहुत छोटे हिस्से को बहुत बड़ा बनाने में लगी है और बहुत बड़े हिस्से को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये बात नीचे धीरे धीरे परकोलेट हो रही है। उसमें बैरियर हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के कारण सवर्ण जातियों के लोग, जिनके पास ज्यादा अपने जो भी देश में आप कह सकते हैं एसेट्स वगैरह थे, उसमें उनकी ज्यादा हिस्सेदारी है, सरकार में उनका नियंत्रण है, शिक्षा पर उनका नियंत्रण है, सूचना पर भी उनका नियंत्रण है। इस वजह से वो बेनिफिशियरी हैं इस दौर के। तो वो बेनिफिशियरी क्लास को छोड़कर जो उत्पीड़ित वर्ग है, पिछड़ी जातियां हैं, किसान जातियां हैं, दलित है, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक है, इन सब में चूंकि इनकी तादाद बहुत है, 80-85% यही लोग हैं सब मिलजुल के, इन लोगों के बहुमत में इस सरकार की नीतियों को लेकर और इनकी पूरी कारगुजारियों को लेकर अब एक गुस्सा पैदा हो रहा है। ये जी। परिलक्षित हो रहा है तरह तरह से, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में इसको स्वर देने में आज तो ये लग रहा है कि एक हद तक सफल नजर आ रही है। तो ये जो भीड़ हुई है सर, कल हमने देखा रैली की शुरुआत हुई और जी। बड़ी भीड़ थी, तो ये वही है जो आप बता रहे हैं, ये उसी का लक्षण है? देखिए, लोग अब सड़क पे आ रहे हैं। डिस्कंटेंटमेंट तो सब में है, परेशानी सबको है। इवन जो सवर्ण जातियां उनके साथ हैं, उसमें भी क्या सब थोड़ी एसेट्स के मालिक हैं? क्योंकि हमारे देश में तो कुल 10% आदि आबादी के पास एसेट्स हैं और 10% में भी संकेंद्रण है, जो 1% से भी कम एक हिस्सा है, उसी के पास सब मैक्सिमम है। 40% के आसपास कहते हैं हमारे मतलब बहुत सारे ऑक्सफैम वगैरह की स्टडी बताती है कि एसेट्स एक तरफ हो गए हैं। तो और 70% के आसपास 10% के हाथ में हो गए हैं। तो 30% कुल बचे हैं बाकी देश के लिए। तो ये जो डिस्कंटेंट है ये व्यापक है और इसका कुछ हिस्सा सवर्णों का भी है, जिसमें इसका प्रभाव हो रहा है। जो साधनों से वंचित है उसी तरह कठिनाइयों में जा रहा है, सिवाय एक सामाजिक श्रेष्ठता के भाव से, जिसकी वजह से वो इस रिजीम के समर्थन में रहता है। बाकी उसके पास कुछ नहीं है, आर्थिक रूप से वो बहुत, और दूसरे सामंतवादी ढांचे की वजह से समस्याएं हैं हमारी सोच समझ की। उनमें से बहुत सारी जातियां जो है वो किसानी वगैरह में, जहाँ हमारा तो मूल किसानी है, साठ जी। फीसदी आबादी खेतों पर अभी भी निर्भर है, टेढ़े मेढ़े चाहे जैसे हो। लेकिन उस आबादी के एक बड़े हिस्से में इस तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से उनमें उस तरह से खेतीहर होने की योग्यता नहीं बची है। खेत के मालिक तो वो है, लेकिन खेतीहर नहीं है, किसान नहीं है। तो इसलिए भी वो नष्ट हो रहे हैं, और वो सब नष्ट होने की प्रक्रिया से उनमें भी समझ में उनको नहीं आ रहा है। एक और जी। वो अपने को अपर समझते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, हम बड़े हैं, हम फलाने हैं, राजा महाराजाओं से सब अपने को जोड़ लेते हैं। दूसरी ओर उनकी रियलिटीज हैं, जब घर में बच्चे बेरोजगार हैं, खाने को नहीं है, दूध दही वगैरह पौष्टिक प्रोटीन नहीं है खाने को, कमजोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में दवा नहीं करा पा रहे हैं, उच्च शिक्षा नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज खरीदने पे आ गई है अब। तो वो फ्रस्ट्रेशन भी है। ये सब मिलजुल के एक देश में एक निराशा के वातावरण में से एक आशा की किरण ये है कि लोगों में ये सरकार के खिलाफ गुस्सा केंद्रित होता जा रहा है। तो कल की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सर